जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई इस जेल से निकलने की कोशिश करता है तो उसे सीधा गोली मार दी जाती है। पर सबसे खतरनाक है इस जेल के कैदी। वो नए आए कैदियों को बुरी तरह मारते पीटते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। जो कोई भी इसमें जाता है कभी लौट के वापस नहीं आता। एक दिन इस जेल में एंडी नाम के कैदी को लाया जाता है। दरअसल एंडी पे ये आरोप लगा है कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर को जान से मार दिया था। उसने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया था, इसलिए गुस्से में आके उन दोनों को गोली मार दी। लेकिन एंडी का कहना था कि उसने किसी की हत्या नहीं की, मगर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए उसे उम्र कैद की सजा हो गई और उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया। एंडी के अलावा यहाँ और भी कई लोगों को लाया गया था और उन्हें देख के जेल के सभी कैदी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नए कैदियों पे जुल्म करने में काफी मजा आता था। एक कैदी बुरी तरह रोने लग जाता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और उसे रोने से मना करते हैं, लेकिन वो कैदी रोना बंद नहीं करता और कहता है कि मुझे वापस अपने घर जाना है। इससे उन गार्ड्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे सेल से बाहर निकाल के जान से मार देते हैं। जी हाँ, इतनी खतरनाक है ये जेल। यहाँ के गार्ड्स छोटी छोटी बात पे कैदियों को जान से मार देते हैं। अब रात होते ही सभी कैदियों को अपने अपने सेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पे पुराने कैदी नए आए कैदियों को डराने लगते हैं। अब अगले दिन जब एंडी नहा रहा था तो यहाँ पे जेम्स नाम का कैदी उस पे गंदे कमेंट्स पास करने लगा। दरअसल वो अपने साथियों के साथ नए कैदियों का शोषण किया करता था, मगर एंडी उसे नजरअंदाज करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो रेड नाम के पुराने कैदी के पास आता है। रेड 20 साल से इस जेल में है और उसके पास हर चीज मिल जाया करती है। वो अपने कनेक्शंस का यूज करके किसी भी चीज को जेल में ला सकता था, मगर केवल वही चीज जो जेल से भागने में मदद न करे। अब एंडी उससे कहता है कि मुझे एक छोटी सी हथौड़ी चाहिए, मगर हथौड़ी का नाम सुनते ही रेड उससे पूछता है कि कहीं तुम किसी को जान से तो नहीं मारने वाले। इस पे एंडी कहता है मेरा इस जेल में कोई दुश्मन नहीं है। तो रेड उसे सामने खड़े कैदियों की तरफ इशारा करके बताता है कि इन सब की तुम पे गंदी नजर है। इस पे एंडी कहता है कि मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो रेड बोलता है कि ये सब भी उस टाइप के नहीं है, मगर हवस ने इन्हें दरिंदा बना के रख दिया है। खैर, तो अब अगले दिन एंडी का सामान आ जाता है, जिसे रेड ब्रुक्स नाम के कैदी के जरिए एंडी तक पहुंचा देता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एंडी खुद को जेल के माहौल में ढालने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन काम करते वक्त एंडी के पास वो कैदी आ जाते हैं जिनकी उस पे गंदी नजर थी। एंडी उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, मगर 3 लोगों को अकेले संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसीलिए वो लोग पहले तो एंडी को बुरी तरह मारते हैं और फिर उसके साथ गलत करके अपनी हवस बुझाते हैं। काफी टाइम तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, मगर 2 साल बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। इसके लिए कई कैदियों को चुना जाता है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल थे। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी होती है हेडली नाम के ऑफिसर की, जो छोटी से छोटी गलती पर कैदियों को जान से मार दिया करता था। एक दिन जब एंडी बाकी कैदियों के साथ छत पे काम कर रहा था, तब वो हेडली को अपने साथियों से बातें करता हुआ सुन लेता है। दरअसल हेडली के भाई की डेथ हो गई थी और उसके अकाउंट में $30,000 है, पर हेडली जब उन्हें अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो उसे काफी सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। ये बात सुन के एंडी हेडली के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी बीवी पे यकीन करते हो? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? ये सुनकर हेडली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को जान से मारने के लिए ले जाता है, मगर एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि तुम अपनी वाइफ को $60,000 तक का गिफ्ट दे सकते हो और इस पे कोई टैक्स भी नहीं लगता। अगर तुम बाहर से कोई लॉयर हायर करते हो तो वो तुमसे काफी ज्यादा पैसे मांगेगा, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम फ्री में कर दूंगा और बदले में तुम बस मेरे साथियों को बियर पिला देना। दरअसल एंडी जेल आने से पहले बैंक का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, इसीलिए उसे इस सब के बारे में अच्छे से मालूम था। अब अगले दिन एंडी ने हेडली का काम कर दिया और बदले में उसके साथियों को ढेर सारी बियर मिली, लेकिन एंडी ने बियर नहीं पी। वो बस मुस्कुराता हुआ अपने साथियों को देखता रहा। कुछ दिनों बाद जब सभी कैदी रीटा हेवर्ट की मूवी देख रहे थे, तब एंडी रेड के पास आके बोलता है कि मुझे रीटा हेवर्ट का एक पोस्टर चाहिए। रेड बताता है कि कुछ हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन काम हो जाएगा। अब एंडी खुशी खुशी बाहर आता है, जहां उसे वही कैदी मिल जाते हैं जो उसका शोषण किया करते थे। एंडी इस बार भी उनसे लड़ने की काफी कोशिश करता है, मगर वो 3 थे, इसीलिए एंडी खुद को नहीं बचा पाता। मगर इस बार वो एंडी का शोषण नहीं कर पाते, लेकिन वो एंडी को इतना मारते हैं कि वो महीने भर के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और एंडी को मारने के जुर्म में उस कैदी को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो काल कोठरी से निकल के अपने सेल में आता है तो यहाँ हेडली उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल एंडी अब हेडली का खास आदमी बन चुका था, इसीलिए हेडली उस कैदी को इतनी बुरी तरह मारता है कि वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाता है।
1 महीने बाद जब एंडी वापस अपने सेल में आता है तो उसे रीटा हेवर्थ का पोस्टर मिल जाता है। कुछ दिन बाद वार्डन एंडी के सेल की तलाशी लेने आता है और यहाँ पे रीटा हेवर्थ का पोस्टर देख के वो कहता है कि ये अलाउड नहीं है, मगर इसके बावजूद वो एंडी को ये पोस्टर रखने की अनुमति दे देता है, क्योंकि हेडली ने वार्डन को बता दिया था कि कैसे एंडी ने उसके $30,000 बिना टैक्स दिए निकलवा लिए। तो अब वार्डन भी इसी तरह एंडी से अपना फायदा निकलवाना चाहता था। कुछ दिन बाद वार्डन एंडी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम जैसे होनहार आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो उसे लाइब्रेरी संभालने का काम दे देता है, जहाँ पे ब्रुक नाम का कैदी भी था। अब धीरे धीरे बाकी सारे ऑफिसर्स भी एंडी के जरिए अपना काम निकलवाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे एंडी का काम बढ़ता है वो रेड को अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेता है। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में ही काम कर रहा ब्रॉक्स नाम का बूढ़ा कैदी एक दूसरे कैदी को जान से मारने के लिए पकड़ लेता है। दरअसल ब्रॉक्स की सजा अब पूरी हो चुकी थी और अगले दिन उसे इस जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मगर ब्रॉक्स यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पूरे 50 साल से इसी जेल में था। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीती है, इसीलिए वो सोच रहा है कि अगर वो इस कैदी को मार देता है तो उसे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। मगर एंडी ब्रुक्स को समझा लेता है और ब्रुक्स उस कैदी को छोड़ देता है। अब अगले दिन ब्रॉक्स को छोड़ दिया जाता है, मगर वो इस दुनिया में जी नहीं पा रहा था। 50 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। पहले जिन सड़कों पे 1 से 2 गाड़ियां हुआ करती थी, अब यहाँ अनगिनत गाड़ियां हैं। ब्रॉक्स रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहा था। उसे हर टाइम यही ख्याल आता था कि कोई जुर्म करके फिर से जेल चला जाऊं, पर इस बुढ़ापे में क्राइम करना भी तो बड़ी बात थी। इसीलिए अंत में वो खुदकुशी करके मर जाता है। वहाँ जेल में वार्डन अनाउंसमेंट करता है कि अब से वो कैदियों को जेल से बाहर लेके जाएगा और उनसे कुछ वैल्यूएबल काम करवाया करेगा। दरअसल इसमें वार्डन की बहुत बड़ी चाल थी। वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को आधे दाम ले लेता था और जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर उनसे सारा काम करवाया करता था। जेल के कैदी बाहर की हवा खाने के लिए खुशी खुशी काम कर दिया करते थे और बदले में वार्डन सारा पैसा खुद ही डकार लेता था। ये सारा पैसा ब्लैक मनी था, जिसे व्हाइट करने का काम एंडी किया करता था। दरअसल एंडी किसी ऐसे आदमी के अकाउंट में पैसा भेजता था जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो अगर पुलिस को वार्डन के घोटालों के बारे में कुछ पता भी चल जाता तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढते रह जाते जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। कुछ दिनों बाद जेल में एक टॉमी नाम का कैदी आता है। टॉमी काफी फ्रेंडली नेचर का था और साथ ही काफी मजाकिया था। एक दिन वो कैदियों से बात करते हुए बताता है कि मैं कई बार जेल जा चुका हूँ, मैं एक चोर हूँ और इस बार भी चोरी करते हुए ही मैं पकड़ा गया था। टॉमी की सारी बातें सुन के एंडी उससे कहता है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। तुम अगर हर बार चोरी करते हुए पकड़े जाते हो, मतलब कि तुम एक अच्छे चोर नहीं हो। अब टॉमी को एंडी की ये बात काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो रेड के पास जाके एंडी के बारे में पूछता है। रेड उसे बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर हुआ करता था, मगर उसकी बीवी ने उसे किसी गैर मर्द के साथ मिलकर धोखा दे दिया। इसीलिए एंडी ने अपनी बीवी और उसके आशिक को जान से मार डाला। मगर एंडी का कहना है कि वो बेगुनाह है। ये सब सुन के टॉमी एकदम शॉक हो जाता है। वो एंडी और रेड को अपने पास बुलाता है और बताता है कि आज से 4 साल पहले वो एक जेल में था और वहाँ पे उसे एक कैदी मिला था जिसने उसे बताया कि वो एक बहुत बड़े बैंकर के घर में चोरी करने गया था। मगर उस वक्त बैंकर और उसकी बीवी की आंख खुल गई और पकड़े जाने के डर से उसने दोनों पति पत्नी को गोली मार दी। मगर बाद में उसे पता चला कि वे पति पत्नी नहीं थे, बल्कि बैंकर की बीवी उसे किसी और आदमी के साथ धोखा दे रही थी। फिर कुछ दिन बाद उसे पता चला कि पुलिस ने बैंकर को ही दोषी करार देके जेल में डाल दिया है। यानी कि एंडी अब तक बिल्कुल सच बोल रहा था, उसने किसी की हत्या नहीं की। ये सब सुनने के बाद एंडी सीधा वार्डन के पास जाता है और ये सारी कहानी बताता है। मगर वार्डन कहता है कि ये सब बकवास है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि एंडी जेल से बाहर निकले, क्योंकि एंडी के जरिए वो ढेर सारा पैसा कमा रहा था। एंडी कहता है कि आप चिंता मत करिए, अगर मैं बाहर निकल गया तो आपके ब्लैक मनी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुन के वार्डन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में भिजवा देता है। इसी दौरान वार्डन टॉमी को अकेले में बुलाता है और उसे जान से मरवा देता है। फिर 1 महीने बाद वार्डन जाके एंडी से मिलता है और बताता है कि उसने टॉमी को जान से मार डाला और अगर एंडी ने उसकी बात न मानी तो एंडी का भी यही हश्र होगा। अब एंडी की इस जेल से निकलने की आखिरी उम्मीद भी मर चुकी थी। उसे ना चाहते हुए भी वार्डन के लिए काम करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेड से भी पुलिस वाले इंटेरोगेशन कर रहे थे। अगर उन्हें रेड का जवाब पसंद आया तो रेड को रिहा कर दिया जाएगा। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या अब तुम सोसाइटी में रहने लायक हो? इस पे रेड कहता है कि हाँ, अब मैं बदल चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से सोसाइटी में रहने लायक हो चुका हूँ। लेकिन उसकी ये बात सुनने के बावजूद भी पुलिस वाले रेड को रिजेक्ट कर देते हैं। अब कई दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। फिर जब एक दिन रेड और एंडी साथ में बैठे थे तो एंडी रेड से पूछता है कि तुम इस जेल से निकल के कहाँ जाओगे?
मैं तो मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में एक आइलैंड है, वहाँ पर मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा और मुझे वहाँ पर एक अकाउंटेंट की भी जरूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ वहाँ पे काम करो। रेड बोलता है कि उम्मीद बहुत ही बेकार चीज है। आज इस जेल में मुझे 30 साल हो चुके हैं। हर दिन मैं यही सोचता हूँ कि काश मैं यहाँ से बाहर निकल के एक अच्छी जिंदगी जीना चालू करूँ, मगर हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सब कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है, मगर एंडी उसे रोक के बोलता है कि मुझसे वादा करो कि तुम जब भी यहाँ से बाहर निकलोगे मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। एंडी उसे एक जगह का नाम बताता है और कहता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में एक काफी प्यारा पेड़ है जहाँ मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। उस पेड़ के नीचे दीवार पे तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा। उस काले पत्थर के नीचे मैंने एक बॉक्स रखा है। उस बॉक्स के अंदर तुम्हें खुद देखना होगा कि क्या है। रेड उसकी ये बात मान लेता है और फिर एंडी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंडी वार्डन के पास जाके आज का सारा काम निपटा देता है और फाइल्स को एक खास तिजोरी में रख देता है। जाने से पहले वार्डन उससे कहता है कि मेरे जूते बिल्कुल अच्छी तरह चमका देना। एंडी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वार्डन के जूते पॉलिश करके अपने सेल में चला जाता है। लेकिन वही दूसरे सेल में रेड को एंडी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि आज सुबह खाना खाते वक्त एक कैदी ने बताया था कि एंडी ने मुझसे रस्सी मांगी थी और मैंने उसे दे दी। अब रेड को यही लग रहा था कि एंडी जरूर आज खुद को फांसी लगा के जान से मार लेगा। फिर अगले दिन जब गार्ड्स सभी कैदियों को बाहर आने के लिए कहता है तो एंडी को छोड़ के सारे कैदी बाहर आ जाते हैं। रेड को यही लग रहा था कि एंडी ने जरूर आत्महत्या कर ली होगी, मगर जब गार्ड्स एंडी के सेल में जाके देखते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं था। एंडी अपने सेल से गायब था। दूसरी तरफ जब वार्डन अपने जूते पहन रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते हैं। वो भी बाकी गार्ड्स के साथ एंडी के सेल में पहुंचता है और सभी से पूछता है कि आखिर वो चला कहाँ गया। वो रेड को भी यहाँ बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा दोस्त आखिर गया कहाँ, मगर रेड को भी नहीं पता था कि एंडी कहाँ गया। वार्डन गुस्से में सभी को पत्थर मारने लगा और एक पत्थर उसने एंडी के सेल में लगे पोस्टर पर भी मार दिया, लेकिन पोस्टर पर लगकर पत्थर नीचे नहीं गिरा बल्कि दीवार के अंदर चला गया। जब वार्डन ने पोस्टर फाड़ा तो देखा कि दीवार के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई थी। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने एंडी को हर जगह ढूंढा, मगर उन्हें सिर्फ एंडी के फटे कपड़े और एक छोटी सी हथौड़ी मिली जो कि उसने रेड से मंगवाई थी। दरअसल एंडी 20 साल से हर रात सुरंग बनाने में लगा हुआ था और इस छोटी सी हथौड़ी से उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जो मिट्टी सुरंग बनाते हुए उसके रूम में गिरती थी, एंडी उसे ग्राउंड में बिखेर देता था। जिस रात एंडी जेल से भागा था उस रात एंडी ने पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे और वार्डन की तिजोरी में अपनी बाइबल रखी थी, मगर उसने ऐसा दिखाया कि वो वार्डन के ही डॉक्यूमेंट्स रख रहा है। साथ ही उसने वार्डन का सूट भी पहना था और उसके ऊपर अपने कपड़े पहन लिए थे। साथ ही उसने वार्डन के जूते भी पहने थे, मगर किसी की भी नजर उस पे नहीं पड़ी। फिर रात के वक्त लाइट्स बंद होते ही वो अपनी बनाई सुरंग से निकल गया था और रस्सी का इस्तेमाल उसने अपनी पर्सनल चीजों को ले जाने के लिए किया था। सुरंग से बाहर निकलने के बाद वो जेल का नाला तोड़ के उसके अंदर से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। इसके बाद वो सीधा बैंक गया और वार्डन का सारा पैसा निकाल लिया। दरअसल वार्डन का सारा पैसा एक ऐसे आदमी के अकाउंट में जाता था जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो इंसान कभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। उस आदमी के सारे सिग्नेचर एंडी ही किया करता था, इसलिए एंडी को ये सारा पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुल मिलाकर उसके पास $3,70,000 आ गए थे। यानी कि एंडी जिस दिन जेल गया था उसने तभी ये सारा प्लान बना लिया था। एंडी ने न सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि हम दर्शकों को भी चकमा दे दिया था। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से वो इतनी सफाई से बाहर निकल आया कि किसी को पता नहीं चला। इन 20 सालों में कोई भी एंडी का ये प्लान नहीं जान पाया। अब एंडी वार्डन को सबक सिखाने के लिए उसकी सारी ब्लैक मनी की रिपोर्ट्स मीडिया को दे देता है और यहाँ पे जब वार्डन अपनी तिजोरी खोल के देखता है तो पूरी तरह भौचक्का रह जाता है। दरअसल उसकी तिजोरी में एंडी की बाइबल थी और एंडी की उस बाइबल के अंदर एक खाली स्पेस था जिसमें वो अपनी हथौड़ी रखा करता था। यानी कि एंडी हथौड़ी को अपनी बाइबल में छुपा के रखता था और इन 20 सालों में किसी को ये बात पता नहीं चली। अब वार्डन के काले कारनामों का सारा चिट्ठा पुलिस तक पहुंच चुका था, इसीलिए पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। मगर इससे पहले कि पुलिस उसके पास पहुंचती, वार्डन खुद को ही गोली मार लेता है। अब रेड को इस जेल में 40 साल हो चुके थे और उसकी जेल से निकलने की सारी उम्मीदें मर चुकी थी। पुलिस वाले उससे एक बार फिर इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सोसाइटी में रहने लायक हो चुके हो। यहाँ पे रेड बोलता है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट। मैं बस बहुत निराश हूँ खुद से। मुझे अगर मौका मिले समय में पीछे जाने का तो मैं उस नौजवान को समझाना चाहूंगा कि गलत रास्ते पे बस तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे इस तरह बर्बाद मत करो।
अब उसकी ये बातें सुन के तो पुलिस वालों का भी रोना निकल जाता है और वो उसे जेल से रिहा कर देते हैं। रेड भी उसी रूम में रहता है जहां ब्रुक्स रहा करता था। उसका भी बाहर की इस दुनिया में मन नहीं लग रहा होता। लेकिन एक दिन उसे याद आता है कि एंडी ने जेल से भागने से पहले उसे एक काम बताया था। रेड एंडी की बताई उसी जगह पे पहुंचता है। यहाँ पे एक बड़े से ग्राउंड में उसे एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के नीचे दीवार पे उसे वैसा ही काला पत्थर दिखाई देता है जैसा एंडी ने बताया था। उस पत्थर के नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें रेड को कुछ पैसे और एंडी का छोड़ा एक लेटर मिलता है। उस लेटर में एंडी ने लिखा था कि मैं तुम्हारा उसी जगह इंतजार कर रहा हूँ जहाँ जाने को मैंने कहा था, और उम्मीद बहुत खूबसूरत चीज होती है। इसके बाद रेड मेक्सिको के उसी आइलैंड पे जाता है जहाँ रेस्टोरेंट खोलने का एंडी का सपना था। यहाँ पे उसे एंडी भी मिल जाता है और दोनों दोस्त खुशी खुशी साथ में काम करते हैं। तो इस कहानी में हमने देखा कि उम्मीद इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। कोशिश करने वाले को अपनी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है।